तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 1 5th सेमेस्टर का सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस में दिया गया हुआ है यूनिट नंबर 1 का पहला टॉपिक एंटीहिस्टामाइन। इसके अंदर H1 एंटागोनिस्ट, H2 एंटागोनिस्ट, गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ये 3 सब टॉपिक्स दिया गया है। और इसके बाद हम देखते हैं कि एंटीन्यूप्लास्टिक एजेंट जो सेपरेट टॉपिक है ये आ जाता है। इसमें दिया गया है कि एल्काइलेटिंग एजेंट, और एंटी मेटाबोलाइट, एंटीबायोटिक, प्लांट प्रोडक्ट्स, मिसलिनियस, ये है हमारा सिलेबस। इसके अंदर एंटी मेटाबोलाइट्स के अंदर ये हमें मार्केप्टोप्यूराइन, मेथोट्रेक्सेट, एंटी मेटाबोलाइट्स के अंदर ये सब ड्रग्स और एंटी प्लांट प्रोडक्ट्स, इन सब का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और क्या रोल है ये सब पढ़ना है। तो हम देखने जा रहे हैं एंटीहिस्टामाइनिक एजेंट। एंटीहिस्टामाइनिक एजेंट्स में हम देखते हैं कि तो एंटीहिस्टामाइनिक्स का मतलब क्या होता है। एंटी मतलब ऑपोजिट, हिस्टामाइनिक मतलब वही हिस्टामिन का एंटागोनिस्ट या हिस्टामाइन को रोकने वाला, हिस्टामाइन को स्टॉप करने वाला। तो हम देखते हैं कि अगर हम एंटीहिस्टामाइनिक एजेंट देख रहे हैं तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि हिस्टामाइन क्या होता है। तो हम शुरू करते हैं हिस्टामाइन के इंट्रोडक्शन से। तो हिस्टामाइन होता है कि हिस्टेम मतलब टिश्यू और एमाइन यानी एमाइन एसिड से रिलेटेड। तो यही होता है। असल में हम कहें तो ये एक तरह का केमिकल या रिएजेंट होता है जो रिलीज होता है जब हमारा बॉडी में एलर्जेन, फॉरेन एजेंट, पैथोजेन एटसेट्रा आ जाता है। तो इन एलर्जेन एटसेट्रा इन सब की वजह से होता है क्या, बॉडी में एलर्जी या रिएक्शन, रेडनेस और मेनली इन्फ्लेमेशन ये सब होता है। तो इसके लिए हम देते हैं एंटीहिस्टामाइन। तो हम पहले देख लेते हैं नॉर्मल कंडीशन में। नॉर्मल कंडीशन में तो हम देखते हैं जब एलर्जेन बॉडी में आता है, बॉडी में आने के बाद ये ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए हमारे बहुत जगह में जाता है, जैसे कि
लीवर, किडनी और बहुत से ऐसे सेल ऑर्गेनेलिस के सेल पे जाते हैं। जाने के बाद हमारा जो बीटा सेल है उस पे जाके एक्ट करता है। तो बीटा सेल क्या करता है कि एक फॉरेन एजेंट जब देखता है तो वो एंटीबॉडी रिलीज करता है और वो एंटीबॉडी स्पेशली IgE एंटीबॉडी या गामा एंटीबॉडी उसको रिलीज करता है। तो एंटीबॉडी रिलीज करने के बाद वो एंटीबॉडी जाता है मास्ट सेल में। तो जब मास्ट सेल में जाता है तो मास्ट सेल के सरफेस में अटैच होता है। तो सरफेस में अटैच होने के बाद मास्ट सेल के अंदर जो ग्रेनुलर हिस्टामाइन होता है वो उसके साथ रिएक्शन करता है और रिएक्शन के बाद एलर्जिक रिएक्शन होता है। तो हमें अब ये क्वेश्चन आता है कि हिस्टामाइन तो अब एक नेचुरल क्वेश्चन आता है कि हिस्टामाइन पहले क्यों नहीं रिलीज हो जाता। तो इसका आंसर यही है कि हिस्टामाइन पहले इनएक्टिव होता है और जब एक्टिव तब होता है जब एंटीबॉडी एंटीजन यानी जो बीटा सेल के द्वारा छोड़ा गया IgE सब होता है, एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन होता है तब वो हिस्टामाइन रिलीज होता है। तो अब हम हिस्टामाइन रिलीज मैकेनिज्म को बहुत अच्छे से देख लेते हैं एक बार। इसी जो हम अगर समझ ले तो बाद में आंसर अटेम्प्ट करने में बहुत इजी होगा। तो देख लेते हैं कि हिस्टामाइन होता है, पहले हम यह देख लेते हैं कि ये होता है एंटीबॉडी, इसे हम एंटीबॉडी मान लेते हैं, और ये होता है एंटीजन और एंटीबॉडी और यह स्पेशल रिसेप्टर होता है जो जिसका नाम है FcER1 रिसेप्टर। और ये होता है कि हाई एफिनिटी होता है इसका, IgE से कनेक्ट होने का एफिनिटी बहुत हाई होता है। तो यह होता क्या है, जब एंटीजन एंटीबॉडी कनेक्ट होता है तो टायरोसिन काइनेज प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट कर देता है और इस टायरोसिन प्रोटीन के एक्टिवेट करने के बाद हमारा यह क्या होता है कि जो PIP जो होता है वो IP3 में कन्वर्ट हो जाता है। IP3 में कन्वर्ट होने के बाद एक्टिवेशन ऑफ फॉस्फोलाइपेज तो हो जाता है। तो यहाँ से तो हम अच्छे से 4th सेम में भी पढ़ा हुआ है, अच्छे से जानते हैं कि इसके बाद रिलीज होता है ये पाथवे, तो हम अच्छे से ही जानते हैं IP3 डेक पाथवे। इसके बाद रिलीज होता है कैल्शियम रिलीज करने के बाद कैल्शियम का जो आयन है कैल्शियम उसको
एक्टिवेट है वो ट्रिगर हो जाता है, और ट्रिगर होने के बाद ये स्ट्राइक करता है ग्रेन्युलर हिस्टामाइन जो मास्ट सेल के अंदर होता है, उसको ट्रिगर करता है। और इसके बाद ये हिस्टामाइन जाके बहुत सारे रिसेप्टर H1, H2, H3 रिसेप्टर, H4 रिसेप्टर में कनेक्ट होता है। तो अभी हमने एक रफ तरीके से लिखा है। इसके बाद अगर आगे बढ़ते जाएंगे तो हम नोट्स भी मिलेगा, नोट्स भी प्रोवाइड करते जाएंगे। तो अभी हम रफ बस समझने के लिए पढ़ लेते हैं। तो इस मैकेनिज़्म को समझ लेने के बाद हम समझते हैं या हम डिराइव कर सकते हैं कि एंटी हिस्टामाइन का एक्शन क्या क्या हो सकता है। तो एंटी हिस्टामाइन का अगर हम इन सब नॉलेज से देख ले तो एंटी हिस्टामाइन का फंक्शन किस तरह हो सकता है कि एंटी हिस्टामाइन बेसिकली हम जो हिस्टामाइन को स्टॉप करता है। तो हिस्टामाइन को कैसे स्टॉप कर सकते हैं, तो ये हिस्टामाइन के रिलीज को स्टॉप कर सकता है, और यह हिस्टामाइन रिसेप्टर को ब्लॉक कर सकता है। इसका मतलब एंटागोनिस्ट एक्टिविटी शो करता है। तो अब हम देख लेते हैं कि हिस्टामाइन के रिसेप्टर कितने टाइप्स के होते हैं। तो हिस्टामाइन रिसेप्टर्स होते हैं 4 टाइप्स के, H1, H2, H3, H4। तो टाइप्स होते हैं ये। अब हम देख सकते हैं लोकेशन ऑफ हिस्टामाइन, इसका फंक्शन, ये सब देख सकते हैं। तो हिस्टामाइन हम H1 रिसेप्टर, तो H1 रिसेप्टर का लोकेशन देख लेते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होता है। स्मूथ मसल ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या GI ट्रैक्ट इनमें होता है। CNS में प्रेजेंट होता है, और एंडोथेलियल सेल में भी प्रेजेंट होता है। तो अब हम देख लेते हैं कि ये एक्ट कैसे करता है। तो हिस्टामाइन एक्ट करता है स्टिमुलेट फॉस्फोलाइपेज C, को स्टिमुलेट करता है। उसका फंक्शन क्या क्या हो सकता है। वैसोडाइलेशन, हेडेक, और तो हम इसका दूसरा अब हम देख लेते हैं H2 एंटागोनिस्ट। इसका लोकेशन क्या हो सकता है। लोकेशन हो सकता है गैस्ट्रिक पेराइटल सेल, वास्कुलर, स्मूथ मसल, CNS एटसेट्रा। और इसका फंक्शन क्या होता है। ये स्टिमुलेट एडिनाइल साइक्लेज
और इंक्रीज करता है कैम्प पाथवे को। अब हम देख लेते हैं H3 को। H3 का लोकेशन होता है मेनली CNS में मिलता है, इफेक्टिवली प्रिडोमिनेंटली ये CNS में मिलता है। और इसका स्पेसिफिक फंक्शन होता है। और H4 का लोकेशन होता है हेमोपेराइटियल सेल, हेमाटोपोएटिक सेल। और फंक्शंस को हम कॉमनली लिख ही सकते हैं कि हिस्टामाइन के रिलीज को स्टॉप करता है, हिस्टामाइन के रिलीज को स्टॉप करता है। तो ये हो गया हिस्टामाइन का बेसिक। तो हम इसके आगे वाला पार्ट्स नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे।